हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज जो हम बात करने वाले हैं वो इस क्लास में बात करेंगे इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में। जो हमारी नई तारीख होगी वो तारीख होगी हमारी 8 सितंबर की। ठीक है, तो आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो बड़े ही बेहतरीन तरीके से यार अध्ययन करेंगे 8 सितंबर के इतिहास को। ठीक है, तो बड़े ही बेहतरीन तरीके से और शानदार तरीके से आप लोग क्लास को एंजॉय करते हुए अटेंड कीजिएगा और जितनी भी घटनाएं इस क्लास में हम अध्ययन कर रहे हैं बाकायदा आनंद लेते हुए इन सारी घटनाओं को देखते चलते हैं। ठीक है, तो दिल थाम के बैठते हैं और देखते हैं 8 सितंबर के इतिहास को। ठीक है, बात करते हैं 8 सितंबर के इतिहास की। 8 सितंबर के इतिहास का अध्ययन करते हैं जो कि बाकायदा इतिहास के पन्नों में आज दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, तो इस कारणवश हमको इन सारी घटनाओं को या 8 सितंबर के इतिहास से जुड़ा जो भी सारा माहौल है वो आपके लिए और हमारे लिए जानना बहुत ही क्या है, आवश्यक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को जिसमें हम बड़े ही शानदार तरीके से बात करते हैं 8 सितंबर के इतिहास पर। देखते हैं 8 सितंबर 1933 की बात करते हैं। 8 सितंबर 1933। यार ये जो तारीख है 8 सितंबर 1933 की, ये इतिहास के पन्नों में बाकायदा दर्ज होकर के रह गई। इस दिन हमारे क्या होता है कि एक बहुत ही बड़ी संगीतकार है हमारी आशा भोसले, उनका क्या होता है, जन्म होता है। किनका जन्म होता है? आशा भोसले का। आशा भोसले का क्या होता है? जन्म होता है और ये 8 सितंबर 1933 को होता है। ये कौन थी? तो ये यार फिल्मी दुनिया की हमारे एक तरीके से बोल सकते हैं या एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि ये एक पार्श्व गायिका के रूप में क्या है, प्रसिद्ध है। हमारी आशा भोसले जी क्या है? एक पार्श्व गायिका के रूप में, पार्श्व गायिका, गायिका या संगीतकार के रूप में, संगीतकार के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, और इन्होंने यानी भोसले जी ने क्या किया, ये महिला है। ठीक है, ये हमको याद रखना है। तो ये जो आशा भोसले हैं इन्होंने फिल्मी दुनिया में या गैर फिल्मी दुनिया की बात करें यानी फिल्मों में तो इन्होंने गाना या अपनी स्वर का सुर बिखेरा ही है और मतलब ऐसे भी कई गाने इन्होंने गाए जो कि यार पूरी दुनिया में लोग इनके आवाज के क्या हो गए, दीवाने हो गए और मंत्रमुग्ध होकर के इनके संगीत का बाकायदा आनंद लेते हैं और लुत्फ उठाते हैं। ठीक है, और ये जो भोसले जी हैं ये यार केवल हिंदी फिल्मों में ही नहीं या हिंदी भाषा में ही नहीं, हिंदी भाषा के साथ साथ कई अन्य भाषाओं में भी इन्होंने अपने संगीत के सुरों का क्या किया, स्वर बिखेरा है या जादू बिखेरा है, जिससे आज करोड़ों लोग या पूरी दुनिया में जो भी लोग हैं इनके यार बड़े ही प्रशंसक हैं। ठीक है, तो हिंदी के सिवा, हिंदी में तो इन्होंने गाया ही है, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी के साथ साथ रूसी भाषा में, रूसी भाषा में, रूसी भाषा के साथ साथ मलयालम में, मलयालम
मलयालम भाषा में, मलयालम के साथ साथ तमिल भाषा में, तमिल के साथ साथ, और हमारा अगर बात करें तो गुजराती भाषा में, गुजराती भाषा में, गुजराती के साथ साथ पंजाबी भाषा में, पंजाबी भाषा में और आदि लिखते हैं। इन्होंने कई सारी भाषाओं में अपने सुरों का क्या किया, या अपने स्वरों का जादू बिखेरा, जिससे आज करोड़ों लोग आशा भोसले जी के गानों के क्या हैं, फैन हैं। और बड़े ही बेहतरीन अंदाज में इन्होंने अपने स्वर का जादू पूरे दुनिया में बिखेर करके रख दिया, जिससे यार इतिहास के पन्नों में इनको बाकायदा आज की तारीख के रूप में दर्ज कर दिया गया और बाकायदा दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, तो इस कारणवश 8 सितंबर 1933 की जो तारीख है, ये यार बाकायदा इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, तो इस कारणवश हमको इस तारीख को क्या करना है, याद रखना है। इसी से पश्चात हम 8 सितंबर से रिलेटेड देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि इतिहास के पन्नों में बाकायदा आज दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, देखते हैं इसी में 8 सितंबर 1951 की बात करते हैं। ये जो तारीख है, ये भी यार इतिहास के पन्नों में बाकायदा आज दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, इस दिन हमारी एक महत्वपूर्ण घटना ये घटी कि हमारे सैन फ्रांसिस्को में क्या होता है, एक शांति सम्मेलन होता है या एक संधि होती है, जिसमें यार इस सम्मेलन में क्या होता है कि 48 देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में युद्ध स्मारक ओजेरा हाउस में क्या किया था, इस सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन पे हस्ताक्षर किए थे। तो इस कारणवश भी ये जो हमारी 8 सितंबर 1951 की तारीख है, ये बाकायदा इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, तो क्या होता है कि सैन फ्रांसिस्को में एक हमारा शांति सम्मेलन होता है। क्या होता है, शांति सम्मेलन, और यह सम्मेलन 48 देशों के प्रतिनिधियों या इस सम्मेलन में जो भाग लिया था वो 48 देशों के प्रतिनिधियों ने या लोगों ने लिया था। और कहां पे हुआ था यह सम्मेलन, तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में, अमेरिका के कैलिफोर्निया में हमारा एक स्थान पड़ता है या जगह पड़ती है, कौन सी, युद्ध स्मारक ओजेरा हाउस नाम की, ओजेरा हाउस। यहां पे हमारा क्या होता है, ये फ्रांसिस्को सम्मेलन हमारे होता है या इसको हम संधि के नाम से भी जानते हैं। ये एक प्रकार का समझौता था जिसमें यार जापान को या जापान के साथ साथ जो भी हमारे अन्य राष्ट्र या अन्य मित्र राष्ट्र थे जापान के साथ, उनके अलावा इनके बीच में क्या होता है या शांतिपूर्ण रूप से क्या होता है, औपचारिकता स्थापित होती है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
जिसके बाद में जापान क्या होता है, एक संप्रभुता वाला देश बन जाता है, या जापान को संप्रभुता प्राप्त होती है इस संधि के पश्चात में। ठीक है, और इसी में बात करें तो जब हमारा द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब ये संधि होती है, तो इस संधि के पश्चात में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हथियारों का प्रयोग होना या इस्तेमाल होना बंद हो गया था, लेकिन फिर भी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तकनीकी रूप से हथियारों को क्या कर दिया गया, एकदम बैन कर दिया गया। और अगर बात करें तो ये जो फ्रांसिस्को सम्मेलन है, इसको हम लोग जापान की संधि के नाम से या शांति के संधि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी बातों को हमको क्या करना है, याद रखना है। और ये जो संधि है हमारी, ये लागू कब होती है, तो ये अप्रैल 1951 में या 52 में, आई थिंक एग्जैक्ट लोकेशन यही है, 51 में या 52 में इस संधि को क्या कर दिया जाता है, लागू कर दिया जाता है, जिससे जापान हमारा पूरी तरीके से या कानूनी रूप से जो भी अमेरिका का नेतृत्व करने वाले मित्र राष्ट्र हैं, उनके कब्जे से जापान क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है और एक संप्रभुता वाला देश हमारे बन जाता है, या जापान में संप्रभुता की मान्यता हमारी मिल जाती है। तो इस कारणवश भी ये जो हमारी 8 सितंबर 1951 की तारीख है, ये यार हमारे इतिहास के पन्नों में बाकायदा दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, तो इस कारणवश इस घटना को और इस तारीख को हमको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं इसी इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में जो हम नेक्स्ट बात करते हैं, वो बात करते हैं 8 सितंबर 1960 की बात करते हैं। 8 सितंबर 1960 की जो तारीख है, ये भी अपने आप में विशेष महत्व के साथ में इतिहास के पन्नों में बाकायदा आज दर्ज होकर के रह गई और अपनी एक अलग पहचान के साथ में दर्ज होती है। इस दिन क्या होता है कि हमारी पूर्व राजनीतिज्ञ या एक तरीके से बोल सकते हैं कि राजनीति की धुरंधर और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, इनके जो हस्बैंड हैं फिरोज गांधी, उनका क्या होता है, निधन होता है। कब होता है, तो वो होता है 8 सितंबर 1960 को। इस कारणवश ये जो हमारी 8 सितंबर की तारीख है, इतिहास के पन्नों में बाकायदा अपनी एक अलग पहचान के साथ में दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, तो क्या होता है कि फिरोज गांधी का क्या होता है, निधन होता है। ये थे कौन, तो इंदिरा गांधी के हस्बैंड थे और फिरोज गांधी जो हैं, ये एक नेता के रूप में या एक पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं। और ये गांधी जी लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लोकसभा के अध्यक्ष थे, लोकसभा के अध्यक्ष या सदस्य भी थे। तो ये फैक्ट भी हमको क्या करना है, याद रखना है। लेकिन यार फिलहाल में ये बोल दें कि इनकी शादी 1942 में होती है, जिसके पश्चात इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनती हैं। और इसी में अगर बात करें तो इंदिरा गांधी जी ने यार लव मैरिज की थी। यार लव मैरिज का तो जमाना ही है दोस्त, सदियों से चला आ रहा लव मैरिज की प्रेम प्रसंग का क्या कहना मेरे भाई। ठीक है, तो इनके द्वारा भी क्या किया गया, प्रेम प्रसंग के माध्यम से या इनकी जो लव स्टोरी थी, बड़ी चर्चित लव स्टोरी के नाम से भी जानी जाती थी। और इन्होंने लव मैरिज किया था फिरोज गांधी के साथ में, और अपने पिता के मर्जी के खिलाफ जाकर के
इन्होंने फिरोज गांधी के साथ में क्या की थी, शादी की थी। फिलहाल में लव मैरिज यार वो फैमिली के अगेंस्ट ही होती है, कोई भी फैमिली का मेंबर लव मैरिज नहीं करना चाहता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये हमारी जो क्या होती है कि गांधी जी हैं, इंदिरा गांधी जी, इन्होंने अपने पिता यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ जाकर के ये फिरोज गांधी से क्या करती हैं, 1942 में शादी करती हैं, ठीक है। तो इस कारणवश भी ये जो हमारी तारीख है वो इतिहास के पन्नों में बाकायदा दर्ज होकर के रह गई, ठीक है। तो इसको भी हमको क्या करना है, याद रखना है। बात करते हैं इसी 8 सितंबर के इतिहास में कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की, जो कि बाकायदा इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर के आज रह गई, ठीक है। देखते हैं इसी में 8 सितंबर 1966 या 67 की बात करते हैं, यानी दोनों तारीखें इसमें आती हैं, ठीक है। 66 और 67 इस दिन क्या होता है कि अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस हमारे मनाया जाता है, या 8 सितंबर 1966 में अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है, या पहली बार इसको मनाने की घोषणा हमारे की गई थी। और इसको मनाने की घोषणा किसने की थी, तो वो यूनेस्को के द्वारा अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। देखते हैं इसी में क्या होता है कि अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और पहली बार मनाया कब गया, पहली बार कब मनाया गया, तो 1966-67 के मध्य में मनाया गया। फिलहाल में 66 हमको एग्जैक्ट याद रखना है, और ये मतलब मनाया तो गया था, यूनेस्को के द्वारा घोषणा कर दी गई थी। एंड इसी के पश्चात पहली बार निर्णय कब लिया गया कि इस डे को हमको मनाना है। तो मेरे दोस्त, अगर हम बात करें तो इसके जो मनाने की घोषणा की गई थी ना, वो कुछ हमारे शिक्षा मंत्री थे या शिक्षा के क्षेत्र के विशेषज्ञ थे, उनके द्वारा एक सम्मेलन होता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, जिसमें यह घोषणा की गई कि इस दिन यानी 17 नवंबर 1965 के दिन घोषणा होती है कि आज के बाद से 1966 में हम अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस क्या करेंगे, मनाएंगे। और ये घोषणा होती कहां पे है, तो ईरान की राजधानी हमारी पड़ती है तेहरान में। तो वहां पे ये हमारा सम्मेलन होता है, जिसमें शिक्षा मंत्रियों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि हम इस डेट की घोषणा करते हैं कि साक्षरता दिवस मनाया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या था मनाने का, तो मेरे शेरों अगर मैं बताना चाहूं तो इसका उद्देश्य था पूरे विश्व में यानी हर एक व्यक्ति को क्या किया जा सके, साक्षर बनाया जा सके, और निरक्षरता को क्या किया जा सके, समाप्त किया जा सके। इस उद्देश्य से आज के दिन यानी 8 सितंबर 1966 के दिन हमारा साक्षरता दिवस के रूप में क्या किया जाता है, मनाया जाता है। तो इस कारणवश भी 8 सितंबर 1966 की जो तारीख है बाकायदा इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर के रह गई। और अगर बात करें तो इसी में हमारा भारतीय राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार में एक हमारी रिपोर्ट प्रकाशित होती है, भारतीय राष्ट्रीय
रिपोर्ट के तहत में या सर्वेक्षण के तहत में भारत द्वारा सर्वेक्षण किया गया राष्ट्रीय स्तर पे, उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि जो भी हमारे मतलब भारत की साक्षरता दर है 2022 के, यानी वर्तमान आंकड़ों की बात करें 2022 में भारत में जो कुल साक्षरता दर है वो 77.7% के आसपास है। इसका रिपोर्ट हमारी भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण के रिपोर्ट के अंतर्गत ये आंकड़ा हमको क्या होता है, प्राप्त होता है। लेकिन यूनेस्को द्वारा ये अनुमान लगाया गया और ये भी बोला गया या ये कल्पना की गई, ये घोषणा की गई कि यार हमारा मतलब 2060 तक भारत में या पूरे विश्व में हमारे जो साक्षरता दर होगी, फिलहाल में भारत की ही बात करते हैं, तो यूनेस्को के द्वारा ये बोला गया कि भारत में जो 2060 तक जो साक्षरता दर होगी वो पूरे के पूरे भारत में यानी सार्वभौमिक भारत में साक्षरता दर का निर्माण हमारे 2060 तक हो जाएगा। ठीक है, तो इस कारणवश भी ये हमारी 8 सितंबर 1966 की जो तारीख है ये इतिहास के पन्नों में बाकायदा दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, तो इस कारणवश भी इस डेट को हमको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, इसी के पश्चात इसी 8 सितंबर के इतिहास में बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की, जो कि आप लोगों के लिए और हमारे लिए भी जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि बाकायदा आज इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, 8 सितंबर बात करें 8 सितंबर की 2006 की बात करते हैं। 8 सितंबर 2006 क्या होता है कि 8 सितंबर 2006 की जो हमारी घटना है ये भी यार अपने आप में अपनी एक अलग पहचान के साथ में इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग जगह बना पाती है और इसी के साथ में बाकायदा आज दर्ज भी होती है। क्या होता है कि महाराष्ट्र में एक हमारा सीरियल ब्लास्ट होता है। यार फिलहाल में जब से इतिहास पढ़ते आ रहे हैं, इतिहास के पन्नों में कम से कम 3 से 4 ब्लास्ट हम लोगों ने अध्ययन कर चुका है। इस इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में 3 से 4 ब्लास्टों का अध्ययन हम कर चुके हैं, जो कि महाराष्ट्र में होता है और महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा ब्लास्ट हमारे हुए हैं आज तक इतिहास के पन्नों में। ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र यार थोड़ा सा ज्यादा डेवलप पड़ जाता है हमारा, इस कारणवश भी क्या होता है कि वहां पे हमारे सबसे ज्यादा घनी आबादी भी है और जो भी हमारे उग्रवादी हैं या आतंकवादी हैं या जो भी हमारे कुछ चूतिए हैं जो कि जिहाद के नाम पे बोलते हैं ना, जिहाद के नाम पे चूतियापंथी करते हैं और बाद में स्वयं भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो उन चूतियों के द्वारा यार ऐसे कांड हमारे किए जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल में महाराष्ट्र में कुछ इस तरीके की आपराधिक घटनाएं ज्यादा देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, तो इस कारणवश भी ये हमारी 8 सितंबर 2006 की जो तारीख है इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग पहचान के साथ में दर्ज होती है। क्या होता है कि महाराष्ट्र के मालेगांव में क्या होता है, महाराष्ट्र के मालेगांव में एक सीरियल ब्लास्ट होता है। एक सीरियल ब्लास्ट होता है। क्या होता है, ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट में लगभग कितने, लगभग 37 लोग क्या हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और लगभग
100 से अधिक लोग क्या हो जाते हैं, घायल होते हैं। ठीक है, तो इस कारणवश भी इतिहास के पन्नों में 8 सितंबर 2006 की जो हमारी तारीख है, ये अपने आप में विशेष महत्व के साथ में इतिहास के पन्नों में बाकायदा दर्ज होकर के आज रह गई। ठीक है, तो फिलहाल में ये थी हमारी कुछ 8 सितंबर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि इतिहास के पन्नों में बाकायदा दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, बाकी इसी इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में हम लोग यार डेली बढ़ते चलेंगे, जिससे एक दिन हमारी मंजिल और आपकी मंजिल क्या हो सके, हमारे समीप आ सके। ठीक है, तो बात करते हैं, या अगली जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे किसी नए दिन के इतिहास में या किसी नए दिन पे। तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो देखते हैं और चलते हैं, तब तक के लिए